नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, गांजा में शांति के लिए ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर न्योता भेजा है। ये कैसा शांति शिखर सम्मेलन है, यानी कि देखिए ये 2 सालों से चल रहे संघर्ष का अब एक युद्ध विराम के रूप में ये देखा जा रहा है, जो कि बहुत ही सही चीज है। यहाँ पर गांजा में शांति शिखर सम्मेलन जो है कि हो रहा है, और जो सबसे मुख्य बात यह है, ये जिन 2 लोगों के बीच में हो रहा है, इजराइल और हमास, ये खुद यहाँ पर अनुपस्थित रहने वाले हैं। तो 2 साल से चल रहा है इस संघर्ष का अब मानकर चलिए कि पूर्णतः इसका निवारण हो जाएगा और यह खत्म हो जाएगा। साथियों, इसके लिए गांजा में शांति शिखर सम्मेलन, गांजा शांति शिखर सम्मेलन के नाम से एक समिट रखी गई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर न्योता भेजा है अपनी ओर से ऑफिशियली। ठीक है, तो आइए देखते हैं सारी चीजों को। तो देखिए ये आपका गाजा स्ट्रिप है जहां पर सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी। ये वो कटिंग है न्यूज की जिसमें बताया गया है कि जो ट्रंप हैं ये खुद जो गाजा समिट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर इनविटेशन दिए हैं। साथियों देखिए, मिस्र के शर्म अल शेख, ये शर्म अल शेख कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा आपको इजिप्ट का मैप दिख रहा होगा। मैक्सिमम लोग ध्यान देते हैं कि इजिप्ट बस यहीं तक है, लेकिन इजिप्ट का जो सीमा है वो यहाँ इजराइल से भी लगती है। तो यहाँ पर देखिए शर्म अल शेख करके एक जगह है जहां पर यह समिट होगा। साथियों, यह एक उच्च स्तरीय गांजा शांति शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसका सह-अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी करेंगे। इसकी अध्यक्षता कौन कौन करेगा, तो पहले सह-अध्यक्ष होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बेचारे मतलब शायद ये पहले करा लिए होते तो शायद नोबेल पीस प्राइज पा गए होते। कितना चिल्लाए कि हमने 7 देशों की जंग समाप्त की, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई, उसके बाद भी इनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। ठीक है, कोई बात नहीं। अब बेचारे कम से कम इन्होंने कहा भी बाद में कि हमको इससे मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि हमको खुशी इस बात की कि लाखों जिंदगियां बचा लिए। तो ये यहाँ पर सह अध्यक्ष हैं, और जो अध्यक्ष के रूप में है वो है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। ये यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। साथियों, इस शिखर सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है गांजा युद्ध को समाप्त करना, मानवीय सहायता का समन्वय करना और पुनर्निर्माण की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौते को अंतिम रूप देना। साथियों, इसमें 20 से अधिक विश्व के नेता और वरिष्ठ प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए हैं जो यहाँ पर शामिल होंगे, जिनमें कि यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ साथ यूएन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी शामिल होंगे। ये यूएन का तो मेरे हिसाब से कोई मतलब रह नहीं गया है, कुछ भी कोई करके चला जा रहा है, यूएन बस मुंह देखता रह जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से 20 से अधिक देश जो है कि यहाँ पर उनके प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, इस जगह पर होने वाला है। साथियों, ये जगह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहीं पर जब 2008 में 8-9 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और मुंबई में हमला हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी सुलह हुआ था वो यहीं पर जो है कि हुआ था। साथियों, भारत की भागीदारी की बात करें तो देखिए, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आमंत्रित किया है, और यह आधिकारिक रूप से इनको आमंत्रित किया गया है। लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कौन करेगा, तो भारत ने तय किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह यहाँ पर जो विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्ति वर्धन सिंह, कौन, कीर्ति वर्धन सिंह, यह जो है कि प्रतिनिधित्व करेंगे। साथियों, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर के रूप में दिखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद, और वहीं इनके नीचे जो 2 लोग और दिखते हैं वो हैं कीर्ति वर्धन सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, और एक नाम है पवित्रा मार्घेरिटा, ये जो है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। तो ये दोनों लोग भी इन्हीं के साथ देखे जाते हैं। तो इनके बाद ये लोग आते हैं, तो ये जो हैं क्या कहते हैं, कीर्ति वर्धन सिंह, ये इसकी अध्यक्षता मतलब भारत का नेतृत्व इसमें करेंगे। वहीं उद्देश्य की बात करें तो देखिए, यह एक संवेदनशील राजनीतिक प्रतिक्रिया में अति प्रतिबद्धता से बचते हुए कूटनीतिक जुड़ाव
को बनाए रखना है। इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और अरब देशों के साथ भारत को के मजबूत संबंधों को संतुलित बनाए रखना, राजनीतिक रूप से अनिश्चित पहल में प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना शांति और मानवीय सहायता के लिए समर्थन प्रदर्शित करना है। ठीक है साथियों, देखिए आयोजक और उद्देश्य इसका क्या है। तो यह मिस्र का उद्देश्य है कि गाजा का निकटतम पड़ोसी होने के नाते मिस्र अपनी सीमा पर को स्थिर करना और मध्य पूर्वी में अपने राजनयिक नेतृत्व को पुनः स्थापित करना चाहता है। यानी कि क्योंकि इसकी सीमा इजराइल से लगती है और वहीं पर अगर विवाद चलता रहेगा तो इनको भी दिक्कत होगी, तो ये सबको बैलेंस करने के लिए ये करना चाहते हैं। वहीं काहिरा इजराइल, हमास और अंतर्राष्ट्रीय जो हितधारक हैं उनके बीच प्रभावी मध्यस्थता का आशा करता है और स्वयं एक प्रमुख शांति मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि खुद को मतलब अब मान लीजिए ये करा रहा है इस तरीके की समिट, तो होगा ना कि ये सबसे बड़ा है, मतलब इसकी बातें लोग सुन रहे हैं, इसके वजह से तो ये अपना प्रभुत्व भी दिखाना यहाँ पर चाहता है। ट्रंप का उद्देश्य क्या है, तो यह बेचारे नोबेल पीस प्राइज तो पाए नहीं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अपने वैश्विक राजनयिक प्रभाव को सुदृढ़ करना और एक शांति मध्यस्थ के रूप में अपनी छवि को पुनर्जीवित करना ये बेचारे चाह रहे हैं। उनकी टीम के एक 20 सूत्रीय रूपरेखा प्रसारित की है, जिनमें चरणबद्ध युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई, वापसी के समय सीमा और पुनर्निर्माण के उपाय जो है कि प्रस्तावित है। यानी कि पहले यहाँ पर सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी। पहले यहाँ पर युद्ध विराम किया जाएगा, उसके बाद जो गाजा और जो इजराइल ने बंधक बनाए हुए हैं उनकी रिहाई की जाएगी, उनकी वापसी की जाएगी। उसके बाद जो पुनर्निर्माण है गाजा के लिए, उसका पुनर्निर्माण भी किया जाएगा, जितनी भी चीजें गाजा को फिर से बनाया जाएगा। साथियों, यह शिखर सम्मेलन ट्रंप को मिस्र और अन्य देशों के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी योजना प्रदर्शित करने के अवसर प्रदान करती है। वहीं 20 सूत्रीय योजनाओं के मुख्य विशेषताएं क्या है, तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है, आप लोग को देखना होगा तो देख लीजिएगा, ये रही सारी। अब बात करते हैं कि प्रतिभाग और अनुपस्थिति। देखिए अपेक्षित प्रतिभाग, इसमें यूरोपीय देश, खाड़ी देशों, भारत और संयुक्त राष्ट्र सहित 20 से अधिक देशों के नेता यहाँ पर सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं जो प्रमुख दाता देशों द्वारा मानवीय और पुनर्निर्माण संबंधी प्रतिबद्धताओं की घोषणा किए जाने की भी यहाँ पर उम्मीद है। वहीं गैर प्रतिभागी की बात करें तो हमास ने कुछ शर्तों से असहमति का हवाला देते हुए औपचारिक हस्ताक्षर समारोह सम्मेलन से इनकार कर दिया है। यानी कि हमास यहाँ पर इनके टोटल ओवरऑल जो इन लोगों का प्लान है उससे तो सेटिस्फाई मतलब सहमत है, लेकिन वो यहाँ पर शामिल नहीं होगा। साथियों, इजराइल की भागीदारी भी अनिश्चित बनी हुई है कि कई रिपोर्टों से पता चलता है कि उसे आमंत्रित नहीं किया गया है या वह केवल पर्यवेक्षक भेज सकता है। यानी कि इजराइल से भी कोई इस तरीके का अपेक्षा नहीं है कि वो भी आएगा, बाकी आगे देखना होगा वो आता है या फिर नहीं। वहीं संघर्ष के दो मुख्य पक्ष हैं, हमास और इजराइल। इनकी अनुपस्थिति किसी भी समझौते को वैध या परिवर्तनीयता के लिए एक गंभीर चुनौती होगी। यानी कि जिनके बीच में आप शांति करा रहे हैं, जिनके बीच में समझौता करा रहे हैं, वही उपस्थित नहीं है, तो फिर कौन उसको मानेगा, कौन नहीं मानेगा, इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो युद्ध विराम रूपरेखा को अंतिम रूप देना, जो बंधक हैं उन कैदियों की अदला बदली करना, इजरायली सैनिकों को वापस करना, मतलब जो ये गाजा में घुस चुके हैं उनको रिटर्न उनकी सीमा में भेजना, शासन और पुनर्निर्माण करना, यानी कि जो गाजा तहस नहस हो चुका है उसको फिर से बनाना, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी करना। वहीं भारत द्वारा कूटनीतिक संतुलन करना है कि देखिए प्रधानमंत्री की बजाय एक कनिष्ठ मंत्री को भेजने का भारत का निर्णय रणनीतिक कूटनीतिक को दर्शाता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तटस्थ बनाए रखना और साथ ही द्विराष्ट्र समाधान के लिए भारत को के दीर्घकालिक समर्थन को बनाए रखना। वहीं अस्थिर कूटनीतिक प्रक्रिया में किसी एक गुट के साथ सीधे जुड़ाव से बचना, यानी कि भारत की पहले भी नीति रही है कि किसी भी गुट के साथ नहीं होता है। भारत कहता है कि हम शांति के साथ हैं, तो वही यहाँ भी हुआ। बाद में पुनर्निर्माण और शांति स्थापना करना, दोनों प्रयासों का समर्थन करने के लिए लचीलापन बनाए रखना और आम सहमति के अभाव वाली किसी योजना का समर्थन न करके
घरेलू और रणनीतिक हितों को की रक्षा करना इस भारत का यहाँ पर उद्देश्य है। अब साथियों सीमा और चुनौतियों की बात करें तो देखिए पहला कि प्रमुख पक्ष ही अनुपस्थित हैं, जिनके बीच में ये हो रहा है वही अनुपस्थित हैं, तो इसके लिए कोई भी समझौता गैर बाध्यकारी या फिर प्रतीकात्मक होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। वहीं हितधारकों के बीच भिन्न लक्ष्य हैं, भागीदारी, समय सीमा, निरस्त्रीकरण और गांजा के शासन की प्रकृति पर असहमत हो सकता है। वहीं कार्यान्वयन जोखिम की बात करें तो युद्ध विराम की रूपरेखा की घोषणा भी कर दी जाती है, तो उसका कार्यान्वयन क्षेत्रीय पक्षों के सहयोग पर निर्भर करता है। यानी कि जब ये अनाउंसमेंट आप कर देंगे कि युद्ध विराम हो गया है, तो ये जब दोनों देश सहमत होंगे तभी तो ये चीज हो पाएगी। वहीं राजनीतिक बाधाओं की बात करें तो यदि नेता किसी अलोकप्रिय या एक तरफा समझौते का समर्थन करते हैं तो उन्हें घरेलू स्तर पर प्रतिक्रिया या फिर जोखिम उठाना पड़ सकता है। अब साथियों शिखर सम्मेलन में भारत की संभावित भूमिका क्या है, तो देखिए मानवीय चिंताओं को आवाज देना और जो अस्थायी शांति है उसका आह्वान करना, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करना और गैर या सैन्य संघर्ष समाधान की वकालत करना। वहीं शिखर सम्मेलन के बाद क्या होगा, तो देखिए सहायता और पुनर्निर्माण में सहयोग होगा, जैसे कि चिकित्सा की आपूर्ति, इंजीनियरिंग सहायता और बुनियादी ढांचों की सहायता प्रदान करना। वहीं संतुलित कूटनीति के माध्यम से इजराइल और अरब साझेदारों दोनों के साथ संबंधों को संतुलित रखना। अब ये क्षेत्रीय वैश्विक निहितार्थ इसका क्या निकलेगा, तो अल्पकालिक या गाजा के लिए मौजूदा युद्ध विराम को स्थिर करने और मानवीय गलियारों को खोलने में मदद कर सकता है। एक क्षेत्रीय शांति मध्यस्थ के रूप में मिस्र की कूटनीतिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। वहीं मध्य अवधि की बात करें तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय दाता जैसे कि इसमें भारत हो गया, यूरोपीय संघ हो गए, खाड़ी के देश हो गए, ये सब जो मतलब गाजा को फिर से बनाने में यहाँ पर सहायता कर सकते हैं। वहीं अगर लंबे टर्म के लिए देखा जाए तो यह शिखर सम्मेलन सफल रहा तो यह वर्षों में गाजा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहमति का प्रतीक बन सकता है। हालांकि विफलता अविश्वास को गहरा कर सकती है और मध्य पूर्व कूटनीतिक को और खंडित यहाँ पर कर सकती है। साथियों उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें इस शिखर सम्मेलन से रिलेटेड आप तक मैं पहुंचा पाया। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या दोनों पक्ष अनुपस्थित होने के बावजूद भी ये मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मान्य होगा या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।